जब भी कोई चुनाव आसपास आते हैं तो उस समय राजनीति तेज हो जाती है और जब राजनीति की बात हो तो सभी मुखर होकर अपनी बात को भी रखते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन नूमी, उनसे भी कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। हसन जी, सबसे पहले तो बात की शुरुआत करते हैं सीसामऊ से। सीसामऊ में जैसा कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि इसमें इरफान सोलंकी के परिवार को ही टिकट मिलेगी, लेकिन अभी कल ही की बात है कि कांग्रेस की तरफ से भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कांग्रेस भी अपनी दावेदारी को पेश करना चाह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं सबके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। और रहा सवाल कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त करने का, पर्यवेक्षक नियुक्त करने का, तो इसका जवाब उनके खेमे से आए तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक दावेदारी की बात है, तो चूँकि वो गठबंधन का घटक है हमारे, हो सकता है कि हमारे सहयोग के लिए उसने उनकी पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हों, और हो सकता है क्या है भी है। क्योंकि जब तक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय में कोई बात ऐसी करे ना, तो उसके खिलाफ टिप्पणी का कोई मतलब नहीं उठता है। पर्यवेक्षक नियुक्त करना, प्रभारी नियुक्त करना, दोनों पार्टी एक दूसरे के सहयोगी दल हैं, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व अभी तय कर चुके हैं। दोनों के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये मानना है कि हम लोग अभी, जब तक कोई अगला निर्णय ना हो, लगातार हम लोग गठबंधन में रहेंगे, और गठबंधन के घटक होने की वजह से दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर काम करेंगे। तो दोनों प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। इसमें कहीं दावेदारी जैसी कोई बात नहीं आई है। समाजवादी पार्टी परंपरागत समाजवादी सीसामऊ की सीट है। सीसामऊ की सीट जो है समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, और उस सीट पे किसी का दावा करना तो दूर की बात है, सोचना भी बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसलिए ऐसी ना किसी तरफ से कोई बात आई है, और ना ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पे अपना दावा करी। हाँ, कांग्रेस ने एक दो सीटें मांगी हैं, तो हो सकता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको उनके अपना जो भी उन लोग की बातचीत होगी, अपना उनको सीट दी जाएंगी, और वहाँ पे भी हमारे प्रभारी का सहयोग देंगे उनको, जहाँ पे उनको सीट दी जाएगी। तो हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं और गठबंधन के घटक हैं, और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और मिलकर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने सहयोगी दल हैं, ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी कुर्बानी कर सकते हैं। अगर परंपरागत सीट की बात है तो हम लोग की कांग्रेस से भी बात हुई थी, तो उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि परंपरागत सीट तो ये कांग्रेस की भी रही है। संजीव दरियाबादी 2 बार विधायक बने, उनकी माता जी विधायक बनी, तो एक समय वो भी था कि जब लगातार कांग्रेस वहाँ से जीता करती थी। देखिए, जब परिसीमन चेंज हुआ, नए परिसीमन में लगातार समाजवादी पार्टी सीसामऊ में जीत रही है, इसलिए ये बात कहना हमें लगता है नासमझी की बात है। नया परिसीमन, लगातार तीसरी बार विजय, तो कहाँ से परंपरागत सीट हो गई? और जब परिसीमन चेंज हो गया और हमारी सीट उस परिसीमन में भी थी और इस परिसीमन में भी है, तो ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, ये तो अपना दावेदार अपने दावा मजबूत करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी इस तरह की बातें करते हैं। तो इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद हमारी आपसे भी बात हुई थी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के संगठन के ऊपर उंगली उठी थी, आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी, कि अगर संगठन और मजबूत होता तो शायद लोकसभा की सीट निकल जाती। तो इस बार क्या लगता है कि सीसामऊ में वो जो संगठन की कमियां थी वो इस बार दूर हो पाएंगी? देखिए, हमें ना उनके संगठन से कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत हो, ना हमें उनके संगठन की। वो कांग्रेस का संगठन है, वो अपने हिसाब से हमारा जहाँ सहयोग करना करे, ना करना है, ये उनकी मर्ज़ी। हम लोग अपने संगठन, अपने जो भी हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको भेजे हैं या भेजेंगे, हम उनको सब लोग मिलकर उनको चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। और हम लोग किसी के मोहताजी में आज तक कोई चुनाव पे नहीं रहे हैं। हम लोग तो खुद ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और ज़मीन पर काम करके पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित हैं, और हम लोग जिताएंगे भी। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 10 उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पे वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बसपा हमेशा से दूरी बना के रखती थी, लेकिन इस बार चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसका कितना बड़ा फर्क सीसामऊ पे पड़ने जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम वोटरों के बाद अगर सबसे बड़ा वोट बैंक वहाँ पर सीसामऊ में है तो वो दलित और पिछड़ों का ही है। देखिए, बहन जी को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि हमारी ज़मीन पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और हमको शून्य से आगे जब बढ़ना होगा तो हमें अपनी पार्टी की पॉलिसी को भी बदलना होगा। और वैसे भी बहन जी के ऊपर तमाम दबाव है, और वो खुद अपने निर्णय शायद नहीं ले रही हैं। उनके निर्णय किसी तरीके से कोई दबाव में लिए जा रहे हैं,
जिस पार्टी को जो चीज़ सूट करती है उनसे वो काम कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार बहन जी के निर्णय सूट करते हैं, तो बहन जी से जो कभी उन्होंने नहीं किया वो काम करवाया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने उपचुनाव में, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज़मीन खसक गई है, तो अब दोनों की जब ज़मीन खसक गई है, एक की पूरी खिसक गई है, एक की पूरी खसकने की तरफ चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम तो सीसामऊ विधानसभा में किया है कि यहाँ से जो बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, जिसकी आपत्ति मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से है कि 111 उन्होंने बीएलओ बदल दिए हैं। 111 बीएलओ बिना किसी कारण बदलना, ये चुनाव की, होने वाले उपचुनाव की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये विशेष समुदाय के हटाकर विशेष समुदाय के लाना, ये पार्टी को जो सूट कर रहा है उस हिसाब से अपने बीएलओ नियुक्त करना, ये कहीं ना कहीं उनकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरी आपत्ति है, मैं लिख कर भी दूंगा, चुनाव आयोग को भी लिख कर दूंगा कि अचानक से 111 आपको बीएलओ समुदाय विशेष के हटाकर समुदाय विशेष के लाना, ऐसी ज़रूरत अकारण क्यों आन पड़ी, ये एक सवाल है। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो एक विधेयक आता है, उसके बाद वो समिति के पास चला जाता है। आप लोग हमेशा से विरोध कर रहे हैं इस तरह के किसी विधेयक का, आखिर कारण क्या है? क्योंकि देखिए, ये बात तो किसी से नहीं छुपी कि वक्फ बोर्ड की बहुत सी ज़मीनें कब्जे में हैं, लोगों ने उस पे कब्जे कर रखे हैं, और दूसरी बात, जिस तरह से असीमित अधिकार बोर्ड को दिए गए हैं, वो किसी लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। देखिए, इसी लोकतंत्र और इसी संविधान में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, और जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था समय समय नए एक्ट बनाने के प्राविधान भी हैं। अगर वो नए एक्ट जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसका गठन हुआ था उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। नए एक्ट में देखिए, वक्फ बोर्ड, किसी वक्फ, हम लोग उस संपत्ति को करते हैं दो तीन, एक अलल खैर होता है, एक वक्फ होता है अपनी औलादों के लिए। अगर अलल खैर जो रिलीजन मैटर को लेकर किया जाता है वक्फ, तो अब जो नए अधिनियम आ रहे हैं उसमें किसी भी जात संप्रदाय का आदमी हमारे वक्फ में आएगा और उसमें सदस्य बनेगा। 7 सदस्य उनके होंगे, 3 हमारे होंगे, तो निर्णय उनके अधिकार में होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिलाधिकारियों को जो ये पावर दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड का, ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ये पावर अपने हाथ में ले रही है। और सरकार जब कोई पावर अपने हाथ में लेती तो अपने चहेतों को उसका फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। इसलिए वक्फ बोर्ड का यह अधिनियम वक्फ बोर्ड के अधिकारों को जहां प्रभावित कर रहा है, वहीं वक्फ की प्रॉपर्टियां, जिसलिए किसी ने अपनी ज़मीन को कहा है कि हमारी ज़मीन पर कब्रिस्तान रहेगा, हमारी ज़मीन पे मस्जिद रहेगी, हम इसको वक्फ को डोनेट कर रहे हैं, सर्वे हुआ, उसका नंबर हुआ। वक्फ का काम है कि अगर उस पर कब्रिस्तान स्थापित है तो कब्रिस्तान चल रहा तो उस पर कब्रिस्तान ही रहे, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहे। जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, डोनेट किया गया, उसका पर्पस डिज़ाल्व ना हो, वक्फ इसलिए उसकी देखरेख करता है। और उस देखरेख में अगर समय के हिसाब से कोई परिवर्तन उसको अच्छा करने के लिए होता तो निश्चित रूप में उसका स्वागत होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये असीमित अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से सरकार अपने पक्ष में डीएम के माध्यम से ले रही है, जिसका जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को, जिसका क्या कहते हैं ये आपका ये अधिनियम, इसका जो एक्ट बन रहा है उसकी चर्चा के लिए ये चला गया है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है अभी। और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप असीमित अधिकार और जिलाधिकारी के अधिकारों की बात कर रहे हैं जिससे कि आप मुतमईन नहीं है, तो फिर एक चीज़ और भी है कि वक्फ बोर्ड के पास भी असीमित अधिकार है कि जिसको वो समझ ले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो सकती है, वो उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। पहली आपत्ति जो लोगों की आती है। दूसरी ये आती है कि उसके खिलाफ सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। जब सारी चीज़ें कोर्ट में इस देश में जाती हैं तो इस पे क्यों नहीं जा सकती? देखिए, ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ये सच है कि इसमें कि ट्रिब्यूनल में जाते हैं, अगर वक्फ बोर्ड का निर्णय नहीं मान्य होता तो ट्रिब्यूनल में जाया जाता है। ट्रिब्यूनल का फैसला अगर मान्य नहीं होता तो हाई कोर्ट। कानून से बढ़ के, संविधान से बढ़ के कोई बोर्ड या कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। हम सबको संविधान के अंदर निहित अधिकारों में जो एक्ट में प्राविधान हमको मिले हैं, सबका अल्टीमेटली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
इसका निर्णय सबको होता है, और सब जगह अगर जायज़ फैसले नहीं होते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके लिए के दरवाजे खुले हैं। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो अब हमें लगता है कि जब वक्फ बोर्ड की बात छिड़ेगी तो पूरे देश के अंदर जाने कितने ट्रस्ट हैं, जाने कितने मंदिर हैं, जाने कितने शमशान घाट हैं, तमाम चीज़ों के जो सरकारी सर्वे हैं उनके ट्रांसपेरेंसी को अभी तो निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मंदिरों के पैसों का और उस पे चढ़ाए हुए दानों का जो अभी लगातार आकलन किया जा रहा है, उस पे भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं इन लोग। तो हम लोग, ये संविधान जो हमारा है जिसमें हम लोग को धार्मिक आज़ादी है, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हो, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से मंदिर में चढ़ावा आता है, मस्जिद में डोनेट करता आदमी, विश्व में कहीं भी रहता है, कानूनी तरीके से अपने अपने धर्मों के उत्थान के लिए पैसों को फंड रेज करता है। तो ये सारे अधिकार को अतिक्रमित करके कहीं ना कहीं सरकार अपने चहेतों को उसका लाभ पहुंचाने के षड्यंत्र रच रही है। तो आप थे हसन रूमी, जिन्होंने चाहे सीसामऊ हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, दोनों पर ही सरकार पे बड़े आरोप लगाए हैं। सीसामऊ पे उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीएलओ को, धर्म विशेष के बीएलओ को बदल दिया गया, और इसकी शिकायत वो सरकार में भी करेंगे और विधानसभा में भी करेंगे, और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार इसके माध्यम से सारे असीमित अधिकार अपने पास रखना चाहती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।